वीडियो शुरू करने से पहले गाइज, अगर आपको मेरा ये काम पसंद आ रहा है तो एक लाइक जरूर करना। और जो लोग चाहते हैं कि मैं ऐसी ही जबरदस्त वीडियोस लाता रहूं और इस भाई को थोड़ा और सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप चैनल की मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, आज की कहानी का यह सफर किसी साधारण रोमांच से कहीं आगे निकल चुका है, जहां हर एक कदम पर मौत अपने पैर पसारे बैठी है और लुओ फेंग उस मौत के जबड़े से अपने दम पर ट्रेजर खींचकर बाहर लाने की जिद ठाए बैठा है। अगर आपने जरा सा भी ध्यान भटकाया तो आप उस खौफनाक दुनिया की गहराई को नहीं समझ पाएंगे, जहां बड़े बड़े गॉड किंग्स भी अपना होश खो बैठते हैं। और यही वजह है कि आज की इस पूरी दास्तान को हमें बिल्कुल शुरुआत से और एक एक रेशे को खोल कर देखना होगा, ताकि इस रहस्य की एक एक परत हमारे सामने खुलकर आ सके। शुरुआत होती है उसी जाने पहचाने और बेहद कॉन्फिडेंट अंदाज से, जहां लुओ फेंग एक बार फिर अपने चिर परिचित अंदाज में कह उठता है कि सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। और इस एक छोटे से जुमले के पीछे उसकी वो असीम ताकत छिपी थी, जो किसी भी साधारण इंसान की सोच से कोसों दूर थी। उसने अपनी वर्ल्ड लाइफ फॉर्म के एनर्जी रिजर्व्स का ठीक 10वां हिस्सा निकाला और एक झटके में खुद को अनगिनत अवतारों में बांट लिया, ताकि ड्रीम डोमेन की उस खौफनाक और अनजानी दुनिया में कोई भी खतरा उसे या उसकी टीम को अचानक दबोच न सके। वहां से वूशन गॉड किंग अपनी उस खास तकनीक का इस्तेमाल करता है जिसे हिडन स्काई टनलिंग टेक्निक कहा जाता है। और क्योंकि उस जगह पर किसी भी एंशियंट कंट्री का कोई फॉर्मेशन या पाबंदी नहीं थी जो उनकी रफ्तार को रोक सके, वे एक पल में एक बुलबुले से दूसरे बुलबुले और एक स्पेस से दूसरे स्पेस में ऐसे छलांग लगाने लगे मानो कोई शख्स बच्चों की तरह एक के बाद एक सोप बबल्स फोड़ता हुआ आगे बढ़ता चला जा रहा हो। और यह कोई आम जगह नहीं थी, बल्कि यह था ड्रीम डोमेन। इस ड्रीम डोमेन को समझना अपने आप में एक बहुत ही पेचीदा और दिलचस्प काम है। लुओ फेंग अपने मन ही मन ये गहराई से महसूस करता है कि यह जगह असल में हजारों अलग अलग बबल्स का एक ऐसा विशाल झुंड है, जहां हर एक बबल अपने आप में एक अलग दुनिया और एक अलग स्पेस है। हर स्पेस के अपने कायदे कानून हैं, अपनी सीमाएं हैं। वहां पाए जाने वाले क्रिएचर्स बिल्कुल अलग मिजाज के हैं, और वहां मिलने वाले खजाने भी ऐसे हैं जो किसी भी कल्टीवेटर का दिल ललचा सकते हैं। यानी ये सीधे शब्दों में कहा जाए तो एक बहुत बड़ा और खतरनाक ट्रेजर हंट था, जहां जितना बड़ा खजाने का लालच था, उससे कहीं गुना बड़ा मौत का खतरा हर पल मंडरा रहा था। और इस खतरे की असलियत का अंदाजा तब होता है जब एम्परर कुइशु पूरे ड्रीम डोमेन की परतों को बहुत बारीकी से खोलकर सबके सामने रखता है। वह बताता है कि इस जगह की कुल 3 मुख्य लेयर्स है: आउटर लेयर, मिडिल लेयर और डीप लेयर। और इन सब के अलावा एक और खौफनाक हिस्सा है जिसे डार्क रीजन कहा जाता है। आउटर लेयर की बात की जाए तो वहां फर्स्ट रियल्म गॉडली किंग की विल पावर होना ही काफी है, ताकि आप होश में रह सकें और चीजों को संभाल सकें। लेकिन जैसे ही आप मिडिल लेयर में कदम रखते हैं, वहां की शर्तें बदल जाती हैं और आपको कम से कम सेकंड रियल्म गॉड किंग लेवल की विल पावर की सख्त जरूरत पड़ती है। और अगर आप गलती से भी डीप लेयर में पहुंच गए तो वहां सिर्फ और सिर्फ अल्टीमेट रियल्म गॉड किंग की विल ही ऐसी चीज है जो आपको जिंदा रख सकती है। निकलते हैं बात डार्क रीजन की, तो उस जगह का नाम सुनते ही रूह कांप जाती है, क्योंकि वहां सिर्फ वही लोग जाने की जुर्रत कर सकते हैं जिनकी विल पावर खुद गॉड किंग लेवल से भी कहीं ज्यादा ऊपर हो, और पूरे लैंड ऑफ ओरिजिन में ऐसे गिने चुने लोग ही मौजूद हैं। ऐसी भयानक जगह के बारे में सोचकर ही किसी का भी कलेजा मुंह को आ सकता है, जहां बड़े बड़े गॉड किंग्स भी अपना दिमागी संतुलन खो बैठते हैं और पागलों की तरह भटकने लगते हैं। यही वजह थी कि बहुत समझदारी दिखाते हुए उन्होंने सिर्फ मिडिल लेयर को ही एक्सप्लोर करने का फैसला किया, और वूशन गॉड किंग का यह फैसला इस पूरी टीम के लिए एक बहुत ही स्मार्ट चॉइस साबित हुआ। लेकिन इसी के साथ एक बहुत ही अहम और डार्क सच भी जुड़ा हुआ था, जिसे एम्परर गुइशू ने बिल्कुल बेबाकी से सबके सामने रखा। उसने यह समझाया कि उनकी टीम के जो 3 मुख्य कंपेनियंस हैं, यानी खुद एम्परर गुइशू, वूशन गॉड किंग और क्लाउड स्काई गॉड किंग, वे तीनों के तीनों प्रिमोर्डियल ब्लड लाइन की कल्टीवेशन करते हैं। और इस खास ब्लड लाइन का एक बहुत ही खतरनाक और भयानक डार्क साइड भी है। इस ब्लड लाइन के भीतर एक रेसिडुअल विल हमेशा जिंदा रहती है, जो अंदर ही अंदर लगातार कल्टीवेटर पर अटैक करती रहती है और उसे तोड़ने की कोशिश करती रहती है। यही कारण था कि अगर वे लोग गलती से भी डीप लेयर में उतर जाते तो उन्हें एक ही समय पर 2 अलग अलग मोर्चों पर जंग लड़नी पड़ती। एक तरफ बाहरी दुनिया के भयानक क्रिएचर्स और खतरों से मुकाबला करना पड़ता, और दूसरी तरफ अपनी ही रगों में दौड़ रही उस जिद्दी और खतरनाक ब्लड लाइन को काबू में रखना पड़ता।
यही वजह थी कि डी प्लेयर उनके लिए किसी भी लिहाज से सेफ नहीं थी, बल्कि वह जेन्युइनली बहुत ज्यादा खतरनाक थी। और फिर इस पूरी चर्चा के दौरान जिक्र आता है क्लाउड स्काई गॉड किंग का। और यह कैरेक्टर इस पूरी कहानी में अपने आप में एक बहुत ही यूनिक और हैरान कर देने वाला किरदार है। वह तकनीकी रूप से एक फर्स्ट रियल्म गॉडली किंग है, जिसका मतलब यह है कि ताकत और रुतबे के मामले में वह अब भी जूनियर लेवल पर खड़ी है। लेकिन अगर बात उसकी विल पावर की जाए तो वह सीधे अल्टीमेट रियल्म गॉड किंग के लेवल को छूती है। और यह इकलौता ऐसा मामला था जो पूरी दुनिया में शायद ही कहीं और देखने को मिले। वह रीइंकार्नेशन टॉवर में रिक्रूट होने वाली इकलौती ऐसी फर्स्ट रियल्म गॉडली किंग थी जो लुओफेंग के आने से पहले इस मुकाम तक पहुंची थी। और इसके पीछे उसकी जिंदगी का एक बहुत ही दर्दनाक और संघर्ष भरा इतिहास छिपा हुआ था। एक ऐसा वक्त भी आया था जब उसकी प्रिमोर्डियल ब्लड लाइन की वह रेसिजुअल विल इतनी ज्यादा ताकतवर हो गई थी कि उसने उसका पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया था, और हालात इतने बेकाबू हो गए थे कि एक बहुत बड़ा डिजास्टर होते 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 बचा था। फिर उस भयंकर तबाही के बाद एक लंबे, थका देने वाले और बेहद दर्दनाक प्रोसेस से उसे गुजरना पड़ा, जहां बार बार उसका होश में आना और बार बार पूरी तरह से कंट्रोल खो देना उसकी रोज की कहानी बन चुकी थी। लेकिन उस असहनीय दर्द और जिल्लत के बीच उसकी विल पावर ने हार नहीं मानी, बल्कि उसने खुद को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर लिया और धीरे धीरे खींचते हुए अपनी विल को सीधे अल्टीमेट रियल्म तक पहुंचा दिया। और यह बात बिल्कुल सच है कि जो ताकत और मजबूती इंसान को दर्द की भट्टी में तपकर मिलती है, वह दुनिया की किसी भी दूसरी चीज से सबसे ज्यादा पक्की और अटूट होती है। इसी बीच बातों ही बातों में वूशन गॉड किंग पूरी टीम को लेकर बहुत ही सहजता और आसानी के साथ मिडिल लेयर के भीतर दाखिल हो चुका था। वह पूरी जगह गहरी और रहस्यमयी खामोशी और अंधेरे से भरी हुई थी, और जैसे जैसे आप उस जंगल जैसे विशाल इलाके में अंदर की तरफ बढ़ते जाते थे, अंधेरा और ज्यादा घना होता चला जाता था। वहां अनगिनत अजीब और गरीब पौधे थे, आसमान को छूते हुए ऊंचे ऊंचे पेड़ थे, और हर तरफ एक ऐसा घना जंगल फैला हुआ था जो किसी दूसरी ही दुनिया का हिस्सा लगता था। लुओ फेंग ने अपनी रूह के जरिए उस स्पिरिचुअल विल के भारी भरकम दबाव को साफ महसूस किया, जो ड्रीम डोमेन हर आने वाले पर लगातार डालती रहती थी। वह दबाव कुछ ऐसा था जैसे कोई अदृश्य ताकत धीरे धीरे आपके दिमाग के दरवाजे तोड़कर आपके भीतर घुसने की कोशिश कर रही हो। लेकिन लुओ फेंग के लिए यह कोई खौफ की बात नहीं थी, बल्कि उसे इस दबाव में एक अजीब सा मजा आ रहा था। उसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि वह पहले से ही ग्रेट डिस्ट्रक्शन हार्ट रिफाइनिंग टेक्निक की प्रैक्टिस करता चला आ रहा था, जो एक ऐसी जबरदस्त तकनीक है जो इंसान की सोल को अंदर से पूरी तरह तोड़कर उसे और भी ज्यादा मजबूत और नए सिरे से गढ़ती है। और ड्रीम डोमेन का यह भारी स्पिरिचुअल प्रेशर उसके लिए किसी जिम में जाने और वहां एक्स्ट्रा वजन उठाकर कसरत करने जैसा था। वहां दर्द तो बहुत ज्यादा होता है, लेकिन उस दर्द के बदले जो ग्रोथ और ताकत मिलती है वह आम तरीकों से कभी हासिल नहीं हो सकती। यही सोचकर लुओ फेंग के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान तैर गई, और एक ही पल में उसने वूश करके अपने 9 अलग अलग अवतारों को एक साथ बाहर निकाल दिया, जो हवा में तैरते हुए अलग अलग दिशाओं में स्काउटिंग करने के लिए तेजी से उड़ चले। और अब इस पूरी कहानी की वह असली और रोंगटे खड़े कर देने वाली एक्शन से भरपूर दुनिया शुरू होती है। उसका एक अवतार चुपचाप उस घने और वीरान जंगल के ऊपर से गुजर रहा था। वह पूरी तरह से इनविजिबल था, और उसने अपनी मौजूदगी को इस खूबी से छुपा रखा था कि कोई आम इंसान तो क्या, कोई ताकतवर क्रिएचर भी उसे जंगल का एक साधारण सा पत्थर या पेड़ ही समझता। लेकिन तभी अचानक दूर क्षितिज पर उसे एक बहुत ही तेज और चमकीली रोशनी झिलमिलाती हुई दिखाई दी। लुओ फेंग की खोजी प्रवृत्ति और उसके भीतर की तीव्र जिज्ञासा ने उसे चुपचाप उस रोशनी के करीब जाने के लिए मजबूर कर दिया। जैसे ही वह पास पहुंचा, उसने देखा कि वहां एक ऐसा पेड़ खड़ा है जिसके पत्ते लाल आग की तरह धधक रहे थे, और उस पर सिर्फ एक अकेला फल लगा हुआ था। वह कोई साधारण फल नहीं था, बल्कि उसके अंदर से अनगिनत रोशनी की किरणें चारों तरफ बिखर रही थीं। और सबसे अजीब बात यह थी कि वह फल लगातार एक ऐसी आवाज निकाल रहा था जो सुनने में किसी की मंद मंद हंसी जैसी लगती थी। वह सचमुच हंस रहा था, और उसकी उस हंसी के भीतर एक ऐसा जादुई और शक्तिशाली आकर्षण था जो किसी भी कल्टीवेटर के मन को आसानी से मोह सकता था और उसे अपनी तरफ खींच सकता था। लुओ फेंग ने अपनी ऊर्जा से यह महसूस किया कि वह फल प्रिमोर्डियल क्रिस्टल स्पिरिट फ्रूट से भी कहीं ज्यादा ताकतवर और मूल्यवान लग रहा था।
और सबसे हैरानी की बात यह थी कि आसपास दूर दूर तक कोई भी खतरनाक क्रिएचर नजर नहीं आ रहा था। दिमाग में बस यही ख्याल आया कि सीधे आगे बढ़ो, उस फल को तोड़ो और चुपचाप वहां से भाग निकलो। लेकिन जैसे ही यह लालची और जल्दबाजी भरा ख्याल उसके मन में आया, ठीक उसी वक्त आसमान की उस असीम शून्यता में एक बहुत ही विकराल और भयानक आंख झटके के साथ खुल गई। वह सिर इतना ज्यादा बड़ा और विशाल था कि लुओ फेंग की छोटी सी समझ और कल्पना उसे देखकर पूरी तरह से सुन्न हो गई। और अगले ही पल वहां एक ऐसा जबरदस्त धमाका हुआ जिसे शब्दों में बयां करना किसी के भी बस की बात नहीं थी। वह प्योर डोमिनेशन और शुद्ध क्रशिंग पावर का एक ऐसा सैलाब था जिसके सामने टिक पाना नामुमकिन था। लो फेंग का वह अवतार, जो अपनी असल ताकत का महज 1,000वां हिस्सा ही लेकर चल रहा था, एक ही झटके में पूरी तरह से नथिंगनेस यानी अस्तित्वहीन शून्यता में तब्दील हो गया। सब कुछ एक पल में खत्म हो गया। लेकिन इसके तुरंत बाद एक ऐसी अजीब घटना घटी जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। वह विशालकाय आंख एक बार फिर हैरान होते हुए खुली, क्योंकि जिस जगह पर उसने लुओ फेंग के उस अवतार को पूरी तरह मिटा दिया था, ठीक उसी जगह से एक नई ऊर्जा दोबारा इकट्ठी होने लगी थी। वह अवतार एक बार फिर से धीरे धीरे आकार ले रहा था और दोबारा बन रहा था। उस रहस्यमय क्रिएचर ने अपने मन में सोचा कि यह कितना कमजोर है, लेकिन फिर वह और ज्यादा भ्रमित होकर दोबारा उस तरफ देखने लगा और लुओ फेंग, वह अपनी जान बचाने के लिए पूरी ताकत से वहां से भाग रहा था। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात गूंज रही थी कि भागो, क्योंकि यह कोई साधारण क्रिएचर नहीं बल्कि एक अल्टीमेट रियलम क्रिएचर है। वह तो यह सोचकर आया था कि मिडिल लेयर में ज्यादा से ज्यादा सेकंड रियलम तक के ही क्रिएचर्स मिल सकते हैं, लेकिन यह वाला तो साफ तौर पर उससे भी कई गुना ऊपर के लेवल का था। तभी आसमान से एक बहुत ही भयानक और विशाल साथ नीचे की तरफ पड़ा, मानो खुद पूरा आसमान ही जमीन पर टूट कर गिर पड़ा हो। एक जोरदार थप्पड़ की गूंज के साथ वह अवतार एक बार फिर से पिसकर नथिंगनेस में बदल गया। लेकिन कुदरत का करिश्मा देखिए कि वह फिर से अपने आप को जोड़कर वापस खड़ा हो गया। फिर से वह विकराल हाथ नीचे आया और उसे कुचल दिया। यह सिलसिला थमा नहीं बल्कि लगातार चलता रहा। एक बार, दो बार, तीन बार करते करते कुल 7 बार लगातार स्ट्राइक हुए और सातों बार लुओ फेंग का वह अवतार पूरी तरह मारा गया। लेकिन हर बार वह किसी चमत्कार की तरह वापस लौट कर आ जाता था। उसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि वह एक वर्ल्ड लाइफ फॉर्म था और उसके शरीर के हर एक छोटे से छोटे परमाणु के भीतर एक अनंत और कभी न खत्म होने वाली जीवन ऊर्जा भरी हुई थी। वह अपनी कुदरती ताकत से उस आसपास की शून्यता यानी वॉइड से लगातार एनर्जी खींचता रहता था और बार बार पिघलने के बावजूद दोबारा आपस में जुड़कर खड़ा हो जाता था। आखिरकार उस क्रिएचर को समझ आ गया कि यह बार बार मरने के बाद भी खत्म नहीं होने वाला और उसने अपना हाथ रोक लिया। तब तक लुओ फेंग पूरी तरह से उस क्रिएचर की खतरनाक सीमा से बाहर निकल चुका था और उस विशालकाय क्रिएचर ने हार मानकर अपनी नींद में वापस लौटना ही बेहतर समझा। लुओ फेंग ने चैन की एक लंबी सांस ली और अपने उस अवतार की हालत देखी तो पाया कि अभी भी उसमें लगभग लगभग 30 से 40% एनर्जी बाकी बची हुई थी। और फिर उसके मन में एक ऐसा छोटा सा विचार आया जो इस पूरी परिस्थिति की गंभीरता और उसके रहस्य को बहुत अच्छे से बयां करता है कि आखिर ये क्रिएचर्स कोई आम चीज नहीं है बल्कि ये एक मिस्ट्री है। और कोई ये सोच भी कैसे सकता है कि आखिर युआन ने इन्हें बनाया कैसे होगा। इस रोमांचक और डांड डोल कर देने वाले वाक्य के बाद कहानी में कई और ऐसे दिलचस्प मुद्दे आते हैं। कभी ऐसा होता है कि 15 खूंखार स्टोन मॉन्स्टर्स मिलकर लुओ फेंग के किसी एक अकेले अवतार के पीछे हाथ धोकर पड़ जाते हैं और उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। कभी ऐसा नजारा भी देखने को मिलता है कि किसी विशाल झील का कोई भयानक सा बीस्ट उसके एक अवतार को एक ही झटके में पूरा का पूरा निगल जाता है और फिर लुओ फेंग को काफी लंबा वक्त उसी मॉन्स्टर के पेट के अंदर रहकर अपनी तमाम गुप्त तकनीकों और ऊर्जा का इस्तेमाल करना पड़ता है। तब जाकर वह क्रिएचर अंदर से छटपटाकर उसे बाहर उगलने पर मजबूर होता है। लेकिन हर एक बार चाहे जितनी भी मुसीबतें आई हो, लुओ फेंग हर बार वहां से बच निकला। उसने अपनी जान बचाई और इस पूरी प्रक्रिया में हर पल कुछ न कुछ नया सीखता रहा। वोशन गॉड किंग की बात 100% सही साबित हो रही थी कि इस जगह पर अकेले घूमकर स्काउटिंग करना सचमुच बहुत ज्यादा मुश्किल और जोखिम भरा काम है। यहां तक कि खुद वोशन भी कई बार इन खतरनाक क्रिएचर्स की नजरों से बचने के लिए तुम दबाकर भागता फिरता था और वैसे भी वह इस मामले में एक मास्टर एस्केप आर्टिस्ट माना जाता था। लेकिन इन तमाम मुश्किलों और भागदौड़ के बीच अचानक एक ऐसा शानदार और खुशी का पल आया जिसने सबका मूड बदल दिया।
लुओ फेंग के एक अवतार ने आखिरकार वो चीज ढूंढ ही ली जिसकी तलाश में वे सब इतनी दूर आए थे। उसने अपनी टीम को संदेश देते हुए कहा कि मैंने आखिरकार वो ट्रेजर ढूंढ लिया है। यह बात सुनते ही उन सबकी आंखें खुशी और चमक से खिल उठी। एम्परर गुइशु, वूशिन गॉड किंग और क्लाउड स्काई गॉड किंग तीनों के चेहरों पर एक अजीब सी बेताबी और एक्साइटमेंट दौड़ गई। लुओ फेंग ने आगे की जानकारी देते हुए बताया कि उस ट्रेजर के आसपास कुल 9 ड्रीम डोमेन क्रिएचर्स पहरा दे रहे हैं। उनमें से 3 क्रिएचर्स तो सीधे सेकंड रियल्म गॉड किंग लेवल के हैं और बाकी के 6 ऐसे हैं जो उनसे थोड़े कमजोर यानी छोटे लेवल के हैं। यह सुनकर वूशन अपनी हंसी नहीं रोक पाया और जोश में आकर बोला कि फिर तो सीधी बैरल बैटल हो सकती है। और बिना एक पल भी गंवाए पूरी की पूरी टीम ने उस जगह की तरफ अपनी चाल तेज कर दी। जब वे लोग उस तयशुदा जगह पर पहुंचे तो दूर से ही उन्हें कुछ ऐसा दिखाई दिया जो किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी था। वहां कुल 7 बहुत ही सुंदर और चमकीले पर्पल फ्लावर्स खिले हुए थे जिन्हें पर्पल हार्ट रियल्म फ्लावर्स कहा जाता था। उनमें से हर एक फूल की कीमत बाजार में कोई मामूली रकम नहीं बल्कि पूरे 3 मिलियन मेरिट पॉइंट्स के बराबर थी। यानी अगर उन तीनों को मिला लिया जाए तो कुल मिलाकर 21 मिलियन मेरिट पॉइंट्स सीधे हाथ आ रहे थे। और सबसे बड़ी बात यह थी कि वे सारे के सारे फूल जिन पेड़ों के झुंड के बीच में सुरक्षित खड़े थे वे कोई साधारण पेड़ नहीं थे बल्कि वे खुद जिंदा क्रिएचर्स थे। वे कुल 9 प्लांट लाइफ फॉर्म्स थीं जो उन फूलों की रक्षा कर रही थी। उनका प्लान बहुत ही सिंपल और सीधा साधा था। क्लाउड स्काई गॉड किंग सबसे पहले आगे बढ़कर अपना खतरनाक जहर वाला कोहरा यानी पॉइजन फॉग चारों तरफ फैला देगी। उसके बाद एम्परर गुइशु और वूशन गॉड किंग मिलकर उन पर सीधे और जोरदार हमले करेंगे और खुद लुओ फेंग का मुख्य काम उन कीमती फूलों की हर कीमत पर रक्षा करना होगा। लुओ फेंग इस बात को बहुत अच्छी तरह समझ चुका था कि उसके पास वह तजुर्बा और तकनीकों की गहराई नहीं है जो गुइशु और वूशन जैसे दिग्गजों के पास है, लेकिन उसके पास एक ऐसा ब्रह्मास्त्र था जो किसी और के पास नहीं था और वह थे उसके अनगिनत मल्टीपल अवतार्स और उसकी कभी न टूटने वाली गजब की रेसिलियंस। इसलिए उसका असली काम उनके लिए एक मजबूत ढाल बनना था। जैसे ही एक्शन का सिग्नल मिला मैदान में खलबली मच गई। सबसे पहले क्लाउड स्काई गॉड किंग ने अपना वह घातक जहर हवा में छोड़ दिया और उस जहर की ताकत को समझना किसी की भी जान के लिए बहुत जरूरी था। वह कोई आम या बाजारू जहर नहीं था बल्कि वह सीधे प्रिमोर्डियल ब्लड लाइन की गहराइयों से निकला हुआ एक ऐसा बेजोड़ वेनम था जो किसी भी इंसान की फिजिकल बॉडी और उसकी सोल दोनों को अंदर से गलाकर पूरी तरह राख कर सकता था। कहा जाता है कि एक बार पुराने जमाने में थंडर गॉड कंट्री के एक बहुत ताकतवर गॉडली किंग को गलती से यह जहर लग गया था और उसका नतीजा यह हुआ कि उसकी सोल एक ही सेकंड में हमेशा के लिए बुझ गई, यहां तक कि उसका रीइंकार्नेशन होना भी नामुमकिन हो गया था। यह जहर इतना ज्यादा खौफनाक और भयानक था और सबसे डरावनी बात यह थी कि वह पूरी तरह से अदृश्य और रंगहीन था जिसे कोई भी अपनी सामान्य आंखों से देख नहीं सकता था। उसका असर यह हुआ कि वे 9 के 9 ट्री लाइफ फॉर्म्स जो शान से खड़े थे उनमें से 6 तो धीरे धीरे कमजोर होकर क्रम्बल होने लगे और जो बाकी के 3 सबसे ज्यादा ताकतवर पेड़ थे वे भी इस जहर के असर से बहुत ज्यादा कमजोर और बेबस हो गए। मौका देखते ही एम्परर गुइशु अपनी पूरी ताकत के साथ मैदान में कूद पड़ा। उसके शरीर से 8 अलग अलग हाथ प्रकट हुए और हर एक हाथ में एक बहुत ही खतरनाक हथियार चमक रहा था। उसने उन 8 हथियारों से एक साथ ऐसा प्रलयकारी हमला बोला जिसमें थंडर, ब्लड लाइट, फायर और पानी की ताकत एक साथ समाई हुई थी। उस भयानक प्रहार के सामने वे तीनों सबसे ताकतवर पेड़ एक ही पल में टिक नहीं पाए और सीधे ऑब्लिटरेट होकर हवा में विलीन हो गए। उसी वक्त वूशन गॉड किंग ने अपनी तलवार के जौहर दिखाए और 6 ऐसी सटीक स्ट्राइक्स की जिनके दायरे में आते ही बाकी के 6 कमजोर पेड़ पलक झपकते ही मौत के घाट उतर गए। और पीछे खड़े होकर लुओ फेंग ने अपनी जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी से निभाई और उन कीमती फूलों को एक खरोंच तक नहीं आने दी। सब कुछ खत्म होने के बाद वूशन ने बहुत ही सावधानी के साथ उन तीनों फूलों को उठाया और मुस्कुराते हुए लुओ फेंग की तरफ देखकर बोला कि इस बार तुम्हें कितना बड़ा ट्रेजर मिलेगा भाई। लुओ हे, ये पूरी तरह से तुम्हारी परफॉर्मेंस पर ही डिपेंड करता है। लुओ फेंग ने विनम्रता से जवाब दिया कि मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं और उसके 9 अलग अलग अवतार अभी भी उस ड्रीम डोमेन के कोने कोने में छुपकर किसी नए खजाने की तलाश में जुटे हुए थे। इसके बाद के दिन बहुत तेजी से बीतते चले गए।
हर 1 या 2 दिन के भीतर लुओ फेंग अपनी काबिलियत के दम पर कोई ना कोई नया और कीमती ट्रेजर ढूंढ ही लेता था, और हर बार उस ट्रेजर की कीमत लाखों करोड़ों में यानी मिलियंस ऑफ मेरिट पॉइंट्स में होती थी। उनकी पूरी टीम हर बार उस खजाने को देखकर खुशी से झूम उठती थी और उसे आपस में बड़े प्यार से कलेक्ट कर लेती थी। जहां तक लुओ फेंग की बात है, तो वह गेस्ट एल्डर के रूप में जितने मिशंस करके कमाता था, यह कमाई उससे कहीं ज्यादा तेज और बड़ी थी। हालांकि एम्परर गुइशू और वूशन गॉड किंग के लिए यह कोई नई बात नहीं थी, क्योंकि उनके लिए हर बार एक ही झटके में सैकड़ों मिलियन मेरिट पॉइंट्स कमाना उनके रोजमर्रा के रूटीन का हिस्सा हुआ करता था। फिर भी वे दोनों इस बात को दिल से मानते थे कि लुओ फेंग जितनी तेजी और एफिशिएंसी से काम कर रहा था, वह वाकई काबिल तारीफ थी, और वे दोनों उसकी इस काबिलियत से पूरी तरह इम्प्रेस थे। लेकिन दोस्तों, कहानी में असली और बड़ा ट्विस्ट तो अब आने वाला था, क्योंकि इस विशाल और खतरनाक ड्रीम डोमेन के भीतर सिर्फ यही अकेली टीम नहीं घूम रही थी, बल्कि कोई और भी था जो इन पर लगातार नजर रखे हुए था। वह थी एक और रहस्यमयी टीम जिसमें कुल 7 लोग शामिल थे, और उनका जो लीडर था उसके बाल छोटे और सफेद रंग के थे। देखने में उसका ऑरा थोड़ा कमजोर और थका हुआ सा लगता था, लेकिन हकीकत यह थी कि वह पूरी टीम का सबसे खतरनाक और अनडिस्प्यूटेड बॉस था। वह कोई और नहीं बल्कि 2 रियल्म्स पैलेस का मुख्य पैलेस मास्टर था। वह किसी सामान्य जगह से नहीं, बल्कि एक बहुत ही शक्तिशाली एलियन रेस से ताल्लुक रखता था। उसका अपना रियल्म इतना ज्यादा ऊंचा ऊंचा और शक्तिशाली था कि इस ड्रीम डोमेन के भारी दबाव से पूरी तरह सप्रेस होने के बावजूद वह चुपचाप बिना किसी आहट के उस पाबंदी के अंदर घुस आया था। और मजे की बात यह थी कि किसी भी बड़ी एंशिएंट कंट्री को इस बात की भनक तक नहीं लगी थी। उसने अपनी टीम को बहुत ही सख्त और साफ निर्देश देते हुए कहा कि जुयू, तुम इन 10 सबसे ज्यादा डेंजरस एरिया से बिल्कुल दूर रहना और बाकी के सभी इलाकों को बहुत ही बारीकी से स्कैन करना शुरू कर दो। उसके आदेश का पालन करते हुए एक विंग्ड वुमन जिसका नाम जुयू था, उसने अपने शरीर से कई सारे अवतारों को बाहर निकाला और तेजी से उस पूरे इलाके की स्काउटिंग शुरू कर दी। वे लोग भी कोई आम पर्यटक नहीं थे, बल्कि वे भी ठीक इसी तरह चुपके चुपके खजानों की तलाश में ट्रेजर हंटिंग कर रहे थे। और यह बात रीइंकार्नेशन टॉवर के लिए किसी भी एंगल से एक अच्छी खबर नहीं कही जा सकती थी। अब जरा कहानी को वापस खींचकर लुओ फेंग और उसकी टीम के पास लाते हैं। वे सभी एक शांत सी झील के किनारे आराम से बैठे हुए थे। कोई शराब के जाम टकरा रहा था, तो कोई मजे से लजीज खाने का लुत्फ उठा रहा था, और उनके बीच लुओ फेंग के तमाम अवतार अभी भी दूर दूर तक फैले हुए अपना काम मुस्तैदी से कर रहे थे। वहां का पूरा माहौल बहुत ही सुकून भरा और रिलैक्स्ड लग रहा था। एम्परर गुइशू ने गिलास हवा में लहराते हुए कहा कि मुझे लगता है कि इस स्पेस में हमें थोड़ा बहुत और कीमती ट्रेजर मिल सकता है, और उसके बाद हम चुपचाप अगले ड्रीम डोमेन स्पेस की तरफ मूव कर जाएंगे। लुओ फेंग ने उसकी इस बात पर पूरी सहमति जताई, क्योंकि उसके अवतारों ने पहले से ही उन तमाम जरूरी जगहों का नक्शा तैयार कर लिया था। हाँ, यह बात जरूर थी कि कुछ ऐसी जगहें भी थीं जहां बेहद खतरनाक अल्टीमेट रियल्म क्रिएचर्स का पहरा था, और कुछ इलाके ऐसे थे जहां बड़ी बड़ी और खूंखार ट्राइब्स का डेरा था। उन सब जगहों से बहुत दूर और बचकर रहने में ही भलाई थी। लेकिन तभी अचानक वूशन गॉड किंग के माथे पर गहरी शिकन उभर आई। उसने दूर हवा में कुछ ऐसा महसूस किया जो सामान्य बिल्कुल नहीं था, और उस एक ही सेकंड में टीम का हर एक सदस्य पूरी तरह से अलर्ट होकर चौकन्ना हो गया। तभी एक जोरदार चीरती हुई आवाज गूंजी। वूश! आसमान के उस पार से एक विंग्ड वुमन तेजी से नीचे उतरी, जिसके एक हाथ में एक मरा हुआ स्टोन मॉन्स्टर लटका हुआ था, और वह सीधे उनकी तरफ ही चली आ रही थी। एम्परर गुइशू ने उसे देखते ही तुरंत पहचान लिया, और उसके मुंह से निकला कि यह तो 2 रियल्म्स पैलेस के लोग हैं। उस विंग्ड वुमन ने उनके पास आकर एक बेहद ठंडी और रहस्यमयी मुस्कान बिखेरी और बोली कि मैं आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही शानदार गिफ्ट लेकर आई हूं, और इसके साथ ही एक जबरदस्त धमाका हुआ। बूम! वह औरत और उसके हाथ में पकड़ा हुआ वह स्टोन मॉन्स्टर, दोनों के दोनों एक ही झटके में पिसकर धूल में मिल गए, और उस धमाके के साथ ही मानो पूरा का पूरा आसमान गुस्से से कांप उठा। एक के बाद एक भयानक और टॉवरिंग स्टोन मॉन्स्टर्स उस शून्यता यानी वॉइड से बाहर निकलने लगे। कोई छोटा था तो कोई पहाड़ जितना बड़ा, और उन सब की आंखों में आंसू भरे हुए थे। लेकिन वह आंसू ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए, और पलक झपकते ही उस गहरे दुख ने एक भयानक गुस्से और बदले की आग का रूप ले लिया। उस गुस्से ने आसपास की पूरी दुनिया को अपनी चपेट में लेते हुए सब कुछ लाल रंग में रंग दिया। असल बात यह थी कि उनके किसी अपने साथी को बहुत बेरहमी से मार दिया गया था, और उसी बहाने उन्हें खींचकर इस जगह पर लाया गया था।
और अब उनके पूरे खानदान का हर एक बच्चा और जवान सामने खड़े लुओ फेंग और उसकी पूरी टीम को अपनी खून से सनी आंखों से घूर रहा था, ताकि वे अपने उस मरे हुए साथी का खौफनाक बदला ले सकें। उस भयानक नजारे को देखकर एम्परर गुइशू और वूशन गॉड किंग दोनों के चेहरे का रंग उड़ गया और वे पूरी तरह से पीले पड़ गए। यह कोई मजाक नहीं था, बल्कि मामला हद से ज्यादा सीरियस था, इतना ज्यादा सीरियस कि अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाए, क्योंकि स्टोन मॉन्स्टर ग्रुप्स की सबसे बड़ी और खतरनाक खासियत यह होती है कि वे कभी भी अकेले या अलग थलग होकर नहीं लड़ते, बल्कि वे सब मिलकर एक सिंगल एंटिटी की तरह काम करते हैं। उनकी अलग अलग ताकतें आपस में जुड़कर एक ऐसी महाशक्ति बन जाती हैं जिसके सामने अच्छे अच्छों के हथियार डालना तय हो जाता है। और जब ऐसा होता है तो उस पूरे इलाके के अपने बुनियादी नियम और कानून खुद ब खुद उन मॉन्स्टर्स के हिसाब से बदलने लगते हैं। इस वक्त उनके चारों तरफ जो अदृश्य बाइंडिंग फोर्स छाती जा रही थी, वह कोई साधारण शारीरिक ताकत नहीं, बल्कि एक ऐसा सख्त नियम था जिसे तोड़ पाना नामुमकिन था। यहां तक कि लुओ फेंग की वह घमंडी पावर ऑफ द वर्ल्ड भी उस अजीब से दबाव के आगे पूरी तरह से सप्रेस होकर रह गई। उनकी वह तेज रफ्तार एस्केप टेक्निक भी काम करना बंद कर चुकी थी, और क्लाउड स्काई गॉड किंग का वह अचूक जहर वाला कोहरा भी वहीं के वहीं घुटकर दम तोड़ रहा था। एम्परर गुइशू ने घबराहट में अपनी मेंटल कम्युनिकेटिंग पावर का इस्तेमाल करते हुए कहा कि जितनी जल्दी हो सके इन सबकी कोई ना कोई कमजोरी ढूंढो और यहां से भागने का रास्ता तलाशो, क्योंकि अगर हमें यहां से निकलने में थोड़ा सा भी और वक्त लग गया तो यहां से जिंदा बचकर भाग पाना हमेशा के लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा। वोशन ने अपनी झुंझलाहट छुपाए बिना कहा कि मेरी वह भरोसेमंद हिडन स्काई टनलिंग टेक्निक भी इस वक्त पूरी तरह से सप्रेस हो चुकी है और मैं चाहकर भी इसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहा हूं। और क्लाउड स्काई गॉड किंग की आवाज में भी भारी कंपन साफ महसूस हो रहा था कि मेरा वह जहरीला कोहरा तो अब हवा में 1 इंच भी आगे नहीं फैल पा रहा है। हालात सचमुच बहुत ज्यादा भयानक और ग्रिम हो चुके थे। सामने खड़े दुश्मनों का फौज कोई छोटी मोटी सेना नहीं थी। उसका जो लीडर था, उसकी अपनी ताकत सीधे एम्परर गुइशू के लेवल की थी, और उसके साथ साथ ठीक 92 सेकंड रियल्म गॉड किंग लेवल के खूंखार मॉन्स्टर्स खड़े थे। और तो और 200 से ज्यादा फर्स्ट रियल्म लेवल के खतरनाक स्टोन मॉन्स्टर्स अलग से उस घेरे को मजबूत कर रहे थे। वूशन ने गुस्से और मजबूरी में आकर अपनी तलवार से एक बहुत ही बड़ा और विध्वंसक प्रहार किया, जिससे हजारों तलवारों की परछाइयां हवा में तैरने लगीं। लेकिन उन बड़े बड़े मॉन्स्टर्स पर उस हमले का खरोंच भर भी असर नहीं हुआ, और जो छोटे मॉन्स्टर्स थे उन्हें बस शरीर पर कुछ मामूली सी खरोंचें ही आईं। एम्परर गुइशू ने बहुत ही गंभीर आवाज में कहा कि इस बार हम लोग सचमुच एक बहुत बड़ी और गहरी मुसीबत में फंस चुके हैं, जिससे निकलना आसान नहीं होगा। और ठीक उसी नाजुक और खौफनाक पल में लुओ फेंग आगे आया और बहुत ही शांत आवाज में सिर्फ इतना बोला कि मैं कोशिश करता हूं। यह सुनते ही टीम के बाकी सदस्यों ने एक पल के लिए अपनी सांसें रोक लीं और सब हैरान होकर उसकी तरफ देखने लगे। यह लड़का आखिर इस भयानक परिस्थिति में क्या कर सकता है? क्लाउड स्काई गॉड किंग और खुद लुओ हे गॉड किंग, जो दोनों के दोनों फर्स्ट रियल्म गॉडली किंग्स थे, भला उनसे इस जानलेवा घेराबंदी में किसी चमत्कार की उम्मीद कैसे की जा सकती थी? लेकिन इसके बाद जो कुछ भी उस मैदान पर हुआ, उसने न सिर्फ उन सबको बल्कि देखने वाले हर एक शख्स को हिलाकर रख दिया, क्योंकि ऐसा नजारा उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। एक जोरदार आवाज गूंजी, फूश! लुओ फेंग अकेला चुपचाप जमीन पर खड़ा था, और अगले ही पल उसने अपनी पूरी काया को एक झटके में हजारों टुकड़ों में बांट लिया। एक दो नहीं, बल्कि पूरे 300 से भी ज्यादा उसके अपने हमशक्ल अवतार उस मैदान पर प्रकट हो गए। हर एक अवतार के शरीर पर काले रंग के चमकते हुए स्केल्स थे और सिर पर सोने जैसे कड़क सींग निकले हुए थे। उनमें से हर एक अवतार अपने आप में एक अलग और बहुत ही शक्तिशाली प्रेजेंस रखता था, और बिना एक सेकंड गनवाए उनमें से हर एक अवतार सीधे दौड़कर किसी न किसी क्रिएचर के सामने जा डटा। लुओ फेंग ने अपनी तेज बुद्धि से कुछ ही पलों में एक बहुत ही सटीक ऑब्जर्वेशन कर ली थी। उसने समझ लिया था कि उन 6 सबसे ताकतवर मॉन्स्टर्स को फिलहाल छोड़ दो। उनमें से जो सबसे बड़ा स्टोन मॉन्स्टर लीडर है, उससे अकेले एम्परर गुइशू खुद निपटेंगे, और जो बाकी के 3 बहुत ज्यादा पावरफुल क्रिएचर्स हैं, उन्हें संभालने का जिम्मा वूशन अपने ऊपर लेगा। रही बात बाकी बचे हुए तमाम फौज की, तो बाकी सब कुछ लुओ फेंग के इन सैकड़ों अवतारों के हवाले रहेगा। 200 से ज्यादा जो फर्स्ट रियलम लेवल के स्टोन मॉन्स्टर्स थे, उन्हें रोकने के लिए ठीक उतने ही अवतारों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। यह सच है कि लुओ फेंग के हर एक अवतार के पास उसकी कुल ताकत का सिर्फ 10,000वां हिस्सा ही बचा था।
लेकिन एक वर्ल्ड लाइफ फॉर्म का 10,000वां हिस्सा भी इतना ज्यादा शक्तिशाली होता है कि वह अकेले ही किसी भी फर्स्ट रियल्म गॉड किंग को अल्टीमेट लेवल पर टक्कर दे सकता है। और जो बाकी के 89 सेकंड रियल्म लेवल के खतरनाक स्टोन मॉन्स्टर्स थे, उन्हें घेरने के लिए उतने ही अवतारों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। हर एक अवतार के पास इस बार थोड़ी ज्यादा एनर्जी थी। और जहां तक युद्ध की तकनीकों और दिमाग का सवाल है, तो स्टोन मॉन्स्टर्स हमेशा से जन्मजात थोड़े सुस्त और कमाकल माने जाते थे, जबकि लुओ फेंग अपनी साधारण तकनीकों का इस्तेमाल करके भी उनसे कहीं ज्यादा तेज और चतुर साबित हो रहा था। 300 से भी ज्यादा शक्तिशाली अवतारों को एक ही दिमाग से एक साथ कंट्रोल करना कोई बच्चों का खेल नहीं था। कहावत मशहूर है कि एक इंसान एक वक्त में सिर्फ एक ही काम ठीक से कर सकता है, लेकिन लुओ फेंग ने उस पुरानी कहावत की धज्जियां उड़ाते हुए उसे पूरी तरह से गलत साबित कर दिया था। इस सब के बीच उसकी अपनी स्पिरिचुअल विल पर पड़ने वाला दबाव अपनी आखिरी सीमा यानी बाउंड्री के बिल्कुल एज पर पहुंच चुका था। वह दबाव इतना ज्यादा था कि कोई भी साधारण इंसान पागल हो जाता, लेकिन लुओ फेंग ने अपनी मजबूत इच्छा शक्ति के दम पर उसे थाम रखा था और वह पूरी तरह से होल्ड कर रहा था। वह नजारा देखकर सामने खड़े हुए सारे स्टोन मॉन्स्टर लीडर्स और उनके तीनों सबसे ताकतवर साथी पूरी तरह से हक्के पक्के रह गए। वे अपनी जगह पर पत्थर की मूर्ति की तरह सुन्न होकर खड़े हो गए, क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा कभी नहीं देखा था कि कोई अकेला शख्स इस तरह से सैकड़ों अवतार बनाकर उनसे अकेले भिड़ जाए। और दूसरी तरफ एम्परर गुइशू, वूशन और क्लाउड स्काई गॉड किंग तीनों के तीनों अपनी जगह पर पूरी तरह से फ्रोजन होकर बस उसे टकटकी लगाए देख रहे थे। और जरा दूर छिपे हुए उस टू रियलम्स पैलेस के लोग, जिनके पैलेस मास्टर ने अपनी किसी गुप्त तकनीक के जरिए इस पूरे तमाशे को अपनी आंखों से लाइव देख रहा था, उनके मुंह भी हैरानी के मारे फटे के फटे रह गए। उनमें से एक शख्स ने कांपती हुई आवाज में कहा कि यह नामुमकिन है, इतने सारे हजारों अवतार, और उनमें से हर एक अवतार इतना ज्यादा शक्तिशाली, और वो भी एक साथ इतने परफेक्ट कंट्रोल के साथ। ये तो किसी भी साधारण और सामान्य गॉड किंग की मानसिक क्षमता और ताकत से कोसों दूर की बात है। क्या इस लड़के की स्पिरिचुअल विल सचमुच उस गॉड किंग लेवल की सीमा को भी पार करके कहीं ऊपर निकल चुकी है? उस सफेद बालों वाले पैलेस मास्टर ने बहुत ही गहरी और ठंडी नजरों से उस काले स्केल्स वाले अजीब से फिगर को अपने दिमाग में पूरी तरह से बैठा लिया। वह समझ चुका था कि यह कोई साधारण कल्टीवेटर नहीं, बल्कि लैंड ऑफ ओरिजिन के भीतर उभरने वाला एक नया और बहुत बड़ा खतरा है। तभी लुओ फेंग की कड़कती हुई आवाज गूंजी कि हे कोई शू भाई, वूशन भाई, मुझे इस पोजीशन को होल्ड करने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। आप लोग जल्दी से इन सबकी धज्जियां उड़ाकर एक एक करके इन्हें खत्म कर डालो उसकी। वह आवाज सुनते ही उन दोनों दिग्गजों की सांस में सांस आई और उन्होंने पहली बार इस जानलेवा परिस्थिति में थोड़ा सा चैन महसूस किया। एम्परर गुइशू ने जोर से दहाड़ते हुए कहा कि ठीक है, अब मेरी बारी है, और उसने अपनी प्रिमोडियल ब्लड लाइन की पूरी ताकत को एक ही झटके में पूरी तरह से अनलीश कर दिया। उसके शरीर से वो आठों हाथ एक बार फिर प्रकट हुए और उसके तमाम हथियार चमक उठे। उसने अपनी सख्त एक खतरनाक तकनीक का इस्तेमाल किया, जिसका नाम था लेके हेवन एंड अर्थ ग्रेट डिस्ट्रक्शन। 3 बहुत ही भयानक और प्रलयकारी स्ट्राइक्स जमीन पर पड़ी, और उन स्ट्राइक्स के घेरे में आते ही स्टोन मॉन्स्टर लीडर के लेवल का वो खूंखार क्रिएचर 1 सेकंड के भीतर पूरी तरह से नथिंगनेस में कन्वर्ट होकर हमेशा के लिए मिट गया। और उधर वूशन ने अपनी स्वॉर्ड एरे का जादू बिखेरते हुए बाकी के तीनों सबसे ताकतवर मॉन्स्टर्स को एक ऐसे मजबूत और इनपेनेट्रेबल केज के भीतर कैद कर दिया, जिसके बाद वे चाहकर भी हिल नहीं पा रहे थे। वे पूरी तरह से ट्रैप्ड हो चुके थे, बेकार हो चुके थे और चारों तरफ से लाचार हो चुके थे। अपने साथियों को इस तरह बेबस होते देख एम्परर गुइशू अब उस मैदान पर पूरी तरह से फ्री होकर घूम रहा था, और वह जिस तरफ भी कदम बढ़ाता था, रास्ते में आने वाले वे तमाम स्टोन मॉन्स्टर्स एक के बाद एक धड़ाम धड़ाम करके हमेशा के लिए खत्म होने लगते थे। लेकिन इस बीच उस स्टोन मॉन्स्टर लीडर ने अपनी आखिरी कोशिश के रूप में पूरी ताकत से चीखते हुए एक आदेश दिया कि सभी लोग आपस में कन्वर्ज हो जाओ। उसका वह हुक्म सुनते ही बची हुई पूरी ट्राइब के सभी मॉन्स्टर्स तेजी से एक दूसरे की तरफ दौड़ पड़े और आपस में मिलने लगे। वे सब मिलकर एक दूसरे में मर्ज होने लगे, ताकि एक बहुत ही विशाल और सुपर एंटिटी को जन्म दे सके। एक ऐसा विकराल और जिनॉर्मस बीइंग जो सबके पसीने छुड़ा सके। लेकिन विडंबना यह थी कि उनका यह फैसला असल में उनकी अपनी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी साबित हुआ, क्योंकि अब जो चीज़ बनकर तैयार हुई थी
वह कोई फुर्तीला शिकारी नहीं बल्कि एक बहुत ही भद्दा, सुस्त और क्लंसी सिंगल एंटिटी बनकर रह गई थी। और वूशन गॉड किंग की बिजली जैसी तेज रफ्तार के आगे वह सुस्त दानव टिक नहीं सकता था, क्योंकि वह चाहकर भी उन्हें पकड़ नहीं पा रहा था। मौका देखते ही पूरी टीम वहां से पलक झपकते ही निकल गई और वह सुपर लार्ज स्टोन मॉन्स्टर खाली मैदान में अकेला खड़ा होकर रोता रहा। कुछ कदम आगे बढ़ा, लेकिन वूशन की वह हिडन स्काई टनलिंग टेक्निक उन्हें बहुत पहले ही सुरक्षित बाहर निकाल चुकी थी। वह विशालकाय क्रिएचर वहीं का वहीं खड़ा रह गया, पूरी तरह से अकेला, हारा हुआ और लाचार। दूर खड़े टूरियलम्स पैलेस के लोगों ने जब इस पूरे मंजर को अपनी आंखों से देखा तो वे सन्न रह गए। जियू ने हैरान होकर कहा कि वे लोग आखिर बचकर निकलने में कामयाब हो गए, और अगर आज इस लड़के के पास वो अवतार वाली अजीब तकनीक न होती तो आज सचमुच रीइंकार्नेशन टॉवर को यहां बहुत बड़ा और कभी न भर पाने वाला नुकसान उठाना पड़ जाता। उस सफेद बालों वाले मास्टर ने बहुत ही संजीदगी से कहा कि यह काले स्केल्स वाला लड़का वाकई हमारे लिए बहुत बड़ा और सिरदर्द पैदा करने वाला ट्रबलसम शख्स साबित होने वाला है। और फिर उसने एक ऐसा सवाल उठाया जिसके जवाब में बहुत कुछ छिपा था कि आखिर इसकी असली पहचान क्या है और ये असल में कौन है। पैलेस मास्टर ने एक आखिरी लाइन कही जो उस वक्त के हालात पर बिल्कुल सटीक बैठती थी कि अब इस लैंड ऑफ ओरिजिन के भीतर एक और ऐसा मुश्किल और नाकाबिले बर्दाश्त एग्जिस्टेंस उभर कर सामने आ चुका है जिसे नजरअंदाज करना नामुमकिन है। और दूसरी तरफ लुओ फेंग की वह खुशी से भरी टीम आपस में हंस खेल रही थी। एम्परर गुइशू ने जोर से ठहाका लगाते हुए कहा कि हा हा, हम सब आखिरकार इस खौफनाक मुसीबत से बचकर जिंदा बाहर आ गए हैं, और यह बात सचमुच किसी चमत्कार से कम नहीं है। वूशन ने लुओ फेंग की तरफ देखते हुए बहुत ही इज्जत के साथ कहा कि भाई लुओ, हे, तुम्हारी यह क्लोन बनाने की तकनीक इतने ज्यादा अकल्पनीय और अनइमेजिनेबल लेवल पर पहुंच चुकी है कि पूरे लैंड ऑफ ओरिजिन में शायद ही कोई दूसरा इंसान दूर दूर तक तुमसे इसकी बराबरी कर सके। लुओ फेंग ने अपनी हमेशा की तरह बहुत ही सहज मुस्कान के साथ जवाब दिया कि यह तो बस मेरी एक छोटी सी स्किल है जिसके सहारे मैं थोड़ा बहुत टिक जाता हूं, बाकी तो आप लोगों के मुकाबले में अभी बहुत पीछे हूं। और इस शानदार जीत के बाद एम्परर गुइशू ने दरियादिली दिखाते हुए उस ट्रेजर के शेयर डिस्ट्रीब्यूशन को सबके सामने एक बार फिर से रिवाइज किया। पहले का हिसाब किताब कुछ इस तरह था कि गुइशू 35% रखेगा, वूशन 35%, लुओहे 20% और क्लाउड स्काई को 10% मिलेगा। लेकिन अब हालात बदल चुके थे और उसने नया नियम सुनाते हुए कहा कि अब से गुइशू, वूशन और लुओहे ये तीनों के तीनों बराबर यानी 30-30% आपस में बांटेंगे। और क्लाउड स्काई की तरफ देखकर वूशन ने मुस्कुराते हुए समझाया कि तुम्हारा वह 10% का शेयर पुराना वाला ही रहेगा, लेकिन चूंकि अब हमारी यह पूरी टीम पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गई है, इसलिए ओवरऑल तुम्हें उसके बदले में पहले से बहुत ज्यादा ट्रेजर्स और पॉइंट्स मिलेंगे। क्लाउड स्काई गॉड किंग इस फैसले से पूरी तरह खुश थी, क्योंकि वह अपनी असलियत और अपनी काबिलियत को बहुत अच्छी तरह जानती थी और वह पूरी तरह से सेल्फ अवेयर थी। लो फेंग ने भी बिना किसी बनावटी नखरे के सीधे तौर पर उस हिस्से को स्वीकार करते हुए कहा कि मैं इस शेयर को बिल्कुल भी डिक्लाइन नहीं करूंगा। लेकिन इस रात के बाद कहानी में एक और बहुत ही डरावनी और स्कैरी मोमेंट का सामना होना अब भी बाकी था, और वह था वान फा टॉवर मास्टर का सामना। वह कोई साधारण शख्स नहीं था, बल्कि उसके शरीर पर कुल 3 चेहरे थे। एक चेहरा बिल्कुल सामने की तरफ था, दूसरा उसकी दाईं तरफ और तीसरा उसकी बाईं तरफ। और वे तीनों के तीनों चेहरे एक ही वक्त पर अलग अलग दिशाओं में नजर रखकर हर चीज को बहुत बारीकी से ऑब्जर्व कर रहे थे। उसकी अपनी टीम में कुल 8 बहुत ही खूंखार मेंबर्स शामिल थे, जिनमें 6 सेकंड रियल्म गॉड किंग्स थे और 2 ऐसे थे जो अजेय माने जाने वाले इनविंसिबल फर्स्ट रियल्म गॉड किंग्स की श्रेणी में आते थे। और उन सब की सबसे बड़ी और खतरनाक खासियत यह थी कि वे लोग कोई आम हमारी तरह बिखरी हुई टीम नहीं थे। वानफा टॉवर मास्टर की अपनी अद्वितीय लीडरशिप और काबिलियत की वजह से उन सबकी आपसी सिनर्जी और तालमेल क्वालिटेटिवली पूरी तरह से अलग और अचूक था। एम्परर गुइशू, जो इस पूरी दुनिया में हजारों सालों का एक बहुत ही अनुभवी और पुराना वेटन खिलाड़ी माना जाता था, वह भी इस नाम को सुनते ही भीतर तक नर्वस हो गया। उसने बिना एक पल गनवे चेतावनी भरे लहजे में कहा कि जितनी जल्दी हो सके यहां से भागो, जितनी दूर तक जा सको बिना पीछे देखे भागते चले जाओ। ओशन गॉड किंग ने अपना सिर हिलाते हुए कहा कि यह बात बिल्कुल सच है कि जब भी मैं उस वानफा टॉवर मास्टर को अपनी आंखों के सामने देखता हूं तो मुझे ऐसा महसूस होने लगता है कि मेरी जिंदगी की सारी तकनीकें और सीक्रेट्स उसके सामने पूरी तरह से पानी की तरह ट्रांसपेरेंट हो चुके हैं।
एम्परर गुइशू ने अपनी कड़वी सच्चाई बताते हुए उसमें और भी बातें जोड़ी कि मैं खुद उस वानफा टॉवर टीम के हाथों अपने पिछले जीवन में कुल 3 बार पूरी तरह से मौत के घाट उतर चुका हूं। यह बात सुनकर लुओ फेंग के होश उड़ गए और वह बुरी तरह से शॉक्ड रह गया। उसने हैरानी से पूछा कि क्या आप सच में 3 बार उनके हाथों मारे जा चुके हैं? गुइशू ने गहरी सांस लेते हुए कहा कि हाँ, बिल्कुल सच कह रहा हूं, क्योंकि उनका आपसी कोऑर्डिनेशन और कैलकुलेशन इतनी ज्यादा परफेक्ट होती है कि तुम चाहे कोई भी चाल चल लो, उन्हें पहले से ही सब कुछ पता होता है और ऐसा लगता है जैसे उन्होंने तुम्हारी हर हरकत को एडवांस में ही कैलकुलेट करके रखा हो। वुशन ने अपनी बात जोड़ते हुए कहा कि यही वजह है कि मैं भी हर बार सिर्फ अपनी उस आखिरी बाउंड्री ब्रेकिंग एस्केप टेक्निक के भरोसे ही अपनी जान बचाकर बच निकला हूं। और सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि उस खतरनाक तकनीक का इस्तेमाल करके मैं चाहकर भी अपने साथ किसी दूसरे इंसान को सुरक्षित बाहर नहीं खींच सकता। वह तकनीक अपने आप में इतनी ज्यादा एक्सट्रीम और खतरनाक थी कि अगर वह उसका इस्तेमाल करता तो वह थ्योरेटिकली लुओ फेंग को सीधे इस लैंड ऑफ ओरिजिन की सुरक्षित सीमाओं से बाहर खींचकर उस भयानक प्रिमोर्डियल स्पेस में भी धकेल सकता था जहां किसी भी क्रिएचर या भगवान की कोई सुरक्षा या शील्ड काम नहीं करती। वहां सिर्फ और सिर्फ एंडलेस प्रिमोर्डियल फोर्स का वो समंदर बहता है जो रास्ते में आने वाली हर चीज को पूरी तरह से कंज्यूम कर जाता है और उसे मिटा देता है। हम सब तो बस इस अंदर की दुनिया के मामूली क्रिएचर्स हैं, जबकि बाहरी प्रिमोर्डियल लाइव्स उस खौफनाक जगह पर रहने के लिए पूरी तरह से कंफर्टेबल होती हैं। हम लोग नहीं। और तभी उन सब के बीच एक आखिरी और बहुत बड़ा फैसला लिया गया कि बस अब बहुत हो चुका। कुल 5 स्पेसेस को एक्सप्लोर करना ही हमारे लिए काफी है, क्योंकि लालच या ग्रीड कभी भी किसी के लिए अच्छी चीज साबित नहीं होती। टीम के हर एक मेंबर ने इस बात पर अपनी पूरी सहमति जता दी, चाहे वह वूशन हो, गुइशू हो, क्लाउड स्काई हो या फिर खुद लुओ फेंग हो। सब ने इस बात को मान लिया और बिना एक पल भी गंवाए वूशन की उस भरोसेमंद हिडन स्काई टनलिंग टेक्निक ने एक बार फिर अपना कमाल दिखाया और पूरी की पूरी टीम को सुरक्षित तरीके से खींचकर उस खतरनाक ड्रीम डोमेन की दुनिया से बाहर निकाल लिया। वे सब सुरक्षित रूप से ड्रीम डोमेन के मुख्य एंट्रेंस से गुजरे, 2 बड़ी एंशंट कंट्रीज के बीच बनी उस सख्त ब्लॉकेट को चीरते हुए आखिरकार वापस अपनी जानी पहचानी नॉर्मल लैंड ऑफ ओरिजिन की दुनिया में लौट आए। सबके मुंह से एक साथ राहत की लंबी सांस निकली। फ्यू। अब वे लोग सुरक्षित रूप से हुआंग याओ माउंटेन की वादियों में वापस आ चुके थे। टीम के हर एक सदस्य ने अपनी जान में जान आते हुए चैन की सांस ली। एम्परर गुइशू ने अपनी हमेशा की तरह खुलकर हंसी बिखेरते हुए कहा कि सच पूछो तो इस बार का यह पूरा एडवेंचर हमारे लिए बहुत ज्यादा स्मूथ और शानदार रहा। यह बात अलग है कि बीच में 2 रियलम्स पैलेस ने आकर हमारे काम में रोड़े अटकाए। यह भी सच है कि उन स्टोन मॉन्स्टर्स ने मिलकर हम पर जानलेवा हमला बोला, लेकिन हमारे भाई लुओ हे की उस जादुई मदद के साथ यह सब कुछ हमारे लिए बच्चों का खेल बन गया था और बहुत आसान हो गया था। और अब बारी थी उस सबसे बड़े और सुखद पल की, यानी ट्रेजर्स के फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन की। इस बार जो कुल खजाना हाथ लगा था उसकी कुल कीमत कोई छोटी मोटी नहीं बल्कि पूरे 280 मिलियन मेरिट पॉइंट्स के बराबर थी। उसमें से क्लाउड स्काई गॉड किंग के हिस्से में आए पूरे 28 मिलियन मेरिट पॉइंट्स, और जो बाकी के बचे हुए तीनों मुख्य सदस्य थे उन सबको 84 मिलियन मेरिट पॉइंट्स का भारी भरकम हिस्सा बराबर बराबर मिल गया। 84 मिलियन मेरिट पॉइंट्स। जरा सोचकर देखिए कि एक आम गेस्ट एल्डर जो अपनी पूरी जिंदगी दिन रात मेहनत करके और अपनी जान जोखिम में डालकर अलग अलग मिशंस पूरे करता है, वह अपनी पूरी जिंदगी में भी इतने सारे पॉइंट्स कभी नहीं कमा पाता, और लुओ फेंग ने अकेले सिर्फ इस एक ही ट्रिप के दौरान ये सब कुछ अपनी मुट्ठी में कर लिया था। यह देखकर लुओ फेंग भीतर से जेन्युइनली बहुत ज्यादा एक्साइटेड था और उसके मन में एक पक्का इरादा बन चुका था कि आने वाले वक्त में जितने भी और भी खतरनाक एडवेंचर्स होंगे वह उनमें जरूर हिस्सा लेगा और पीछे नहीं हटेगा। और उसके बाद सब लोग अपने अपने रास्तों की तरफ रवाना हो गए। वापस लौटते ही लुओ फेंग ने बिना किसी देरी के सीधे अपने मास्टर यानी एम्परर चू के पास जाने का फैसला किया। वह उनके सामने गया और सीधे काम की बात पूछते हुए बोला कि मास्टर, मुझे यह बताइए कि यह 5 कलर ट्रेजर मेडिसिन आखिर मुझे कैसे और कहाँ से मिल सकती है। एम्परर चू की आंखें अपने इस प्रतिभाशाली शिष्य की बात सुनकर चमक उठीं और उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि क्या तुम सच में इसे खरीदने की हिम्मत रखते हो और इसे अफोर्ड कर सकते हो?
याद रखना कि इसकी सिर्फ एक ही डोज की कीमत पूरे 10 मिलियन मेरिट पॉइंट्स के बराबर है। लुओ फेंग ने बहुत ही शांत और आत्मविश्वास से भरे लहजे में कहा कि मेरे पास कुछ ऐसे कीमती ट्रेजर्स हाथ लगे हैं जिनका इस्तेमाल मैं इस एक्सचेंज के लिए आराम से कर सकता हूं। एम्परर चूज का वह कॉन्फिडेंस देखकर समझ गया कि मामला पक्का है और उसने प्यार से मुस्कुराते हुए कहा कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं अपनी तरफ से कोशिश करके तुम्हारे लिए इसकी कुल 2 डोजेस का इंतजाम करवा सकता हूँ। चूंकि मैं खुद एक एम्परर के पद पर बैठा हूँ, इसलिए मेरे लिए भी सिर्फ 2 डोजेस ही दिलवाना मुमकिन हो पाएगा, इससे ज्यादा नहीं। और फिर उसने एक और बहुत ही काम की और भारी भरकम बात बताई, जिसका नाम था बाउंड्री बीस्ट ब्लड तालिस्मान। उन्होंने समझाया कि इस एक तालिस्मान की अपनी कीमत पूरी 1 अरब मेरिट पॉइंट्स है, लेकिन इसके बदले में वह जो ताकत और फायदा देता है वह पूरी तरह से अभूतपूर्व और अनप्रेसिडेंटेड है। जब आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो एक बार के इस्तेमाल से ही ठीक 3 इपोट्स के लंबे वक्त तक आपके शरीर के भीतर सीधे कंप्लीट ग्रेट टाओ ऑफ डिस्ट्रक्शन ओरिजिन अस्थायी रूप से यानी टेम्परली कंडेंस होकर आपके भीतर समा जाती है। और उस 3 इपोट्स के पूरे दौर के दौरान आप व्यावहारिक रूप से कोई आम इंसान नहीं बल्कि एक मिनी सेक्टर बीस्ट की तरह बन जाते हैं। यह बात सुनते ही लुओ फेंग की आंखें फटी की फटी रह गईं और उसकी पुतलियां चौड़ी हो गईं। उसने बिना एक पल भी गनवाए तुरंत फैसला लेते हुए कहा कि ठीक है मास्टर, 1 अरब मेरिट पॉइंट्स का वो ट्रेजर मैं जल्द से जल्द जुगाड़ करके लाता हूं। बस आप किसी भी तरह से मेरे लिए उसे एक तालिस्मान का बंदोबस्त करवा दीजिए। और एम्परर चू ने भी एक सच्चे और अच्छे गुरु की तरह अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए दिल से कहा कि मैं इस बात को अच्छी तरह जानता हूं कि मैं अपने डिसाइपल्स को नई नई चीजें सिखाने के मामले में शायद उतना अच्छा टीचर साबित नहीं हो पा रहा हूं, लेकिन जहां तक बात मेरे बस की है तो अपने शिष्यों को बेहतर से बेहतर रिसोर्सेज मुहैया कराने में जो कुछ भी मुझसे बन पड़ेगा, मैं अपनी तरफ से उसमें कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ा और 24 फॉर्म्स लाइफ फॉर्म मटेरियल्स का जिक्र छिड़ गया। लुओ फेंग को अपनी अगली बड़ी प्लानिंग के लिए किसी ऐसे खतरनाक क्रिएचर के भौतिक अवशेष यानी फिजिकल मटेरियल्स की सख्त जरूरत थी जिसकी अपनी लाइफ फॉर्म खुद 24 फॉर्म्स के दर्जे की हो। वो कोई ऐसा क्रिएचर होना चाहिए था जो सीधे उस प्रिमोर्डियल ब्लड लाइन की गोद से पैदा हुआ हो, और इस तरह के जीव इस पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा दुर्लभ और रेयर माने जाते थे। अगर आप उसे फ्लेम विंड एंशिएंट कंट्री के बाजार से खरीदने जाते हैं तो उसकी कीमत सीधे 1 बिलियन मेरिट पॉइंट्स बैठती है, और अगर आप वही चीज थंडर एंशिएंट कंट्री से हासिल करना चाहें तो वहां भी उसकी कीमत कम से कम 600 मिलियन मेरिट पॉइंट्स से कम नहीं होती। लुओ फेंग ने उन सारे आंकड़ों को बहुत ध्यान से सुना, अपने मन में गहराई से हिसाब लगाया और अंत में एक बहुत ही समझदारी भरा फैसला लेते हुए खुद से कहा कि फिलहाल यह चीज अभी मेरी पहुंच से बहुत ज्यादा दूर है, क्योंकि वह यह अच्छी तरह जानता था कि अगर बिना उन असली मटेरियल्स के वह सिर्फ अपनी सामान्य डिवाइन पावर के बल पर उन फॉर्म्स को क्रिएट करने की कोशिश करेगा तो बात नहीं बनेगी। लेकिन अगर उसे वे असली और दुर्लभ मटेरियल्स मिल जाते हैं तो वह अपनी उस फॉर्मलेस एंड इंटैंजिबल टेक्निक का सही इस्तेमाल करके खुद उस क्रिएचर की परफेक्ट फिजिकल फॉर्म को अपने ऊपर धारण कर सकता है। और जब लुओ फेंग जैसा समझदार इंसान जो खुद जीवन के हर रूप और लाइफ फॉर्म्स की असली एसेंस को अपनी रूह तक में महसूस करना जानता है, वह उस शरीर को अपनाएगा तो वह उस क्रिएचर की पूरी छिपी हुई पोटेंशियल को इस तरह से बाहर निकालेगा जिसकी कल्पना खुद वह क्रिएचर अपने जीवन में कभी नहीं कर पाया होगा। लेकिन इन सब के लिए सबसे बड़ी चीज की जरूरत थी, और वह थी धीरज और संयम। वक्त आने पर यह चीज भी अपने आप चलकर उसके पास आ ही जाएगी, और आखिरकार वह घड़ी आ ही पहुंची जिसका उसे बेसब्री से इंतजार था, यानी उस 5 क्लर्ड ट्रेजर मेडिसिन को कंज्यूम करने का सही वक्त। लुओ फेंग अपने सबसे सुरक्षित ठिकाने यानी स्टार टॉवर की अंतरतम गहराइयों में बैठा हुआ था। उसने अपने हाथों से उस चमकीली कांच की बोतल का ढक्कन खोला। हवा में एक हल्की सी आवाज गूंजी, स्वूश। उस बोतल के भीतर से 5 अलग अलग रंगों की एक बहुत ही सम्मोहक और तेज रोशनी बाहर निकली। उस रोशनी के बीचों बीच एक ऐसा फैंटम या परछाई तैरती हुई नजर आई जो देखने में हूबहू मोरोसा की तरह एक छोटे सेक्टर बीस्ट जैसी दिखाई देती थी। बिना एक सेकंड की भी देर किए उसने उस बोतल के उस कीमती लिक्विड को उठाया और अपने गले से नीचे उतार लिया, और जैसे ही वह दवा उसके पेट के भीतर पहुंची उसके अंदर धमाकों का एक ऐसा सिलसिला शुरू हो गया जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। बूम बूम बूम। ऐसा महसूस हो रहा था कि मानो उसके शरीर के भीतर कोई पूरा का पूरा नया ब्रह्मांड अचानक फट पड़ा हो।
एक ऐसी असीम और अनियंत्रित ऊर्जा का सैलाब उसके पूरे जिस्म में दौड़ गया, जो न केवल उसकी फिजिकल बॉडी के एक एक कोने में घुस गई, बल्कि उसकी सोल की गहराइयों तक को चीरती हुई उतर गई। उसके उस पूरी तरह से परफेक्ट और शुद्ध डिवाइन शरीर के भीतर अचानक एक बहुत ही रहस्यमयी और नया वेन नेटवर्क यानी नसों का जाल प्रकट होने लगा। वह कोई साधारण जाल नहीं था, बल्कि एक ऐसा नया फ्रेमवर्क था जिसके बनते ही उसकी अपनी रफ्तार और उसकी शारीरिक ताकत में सीधे 50 से 60% का एक बहुत बड़ा उछाल आ गया, और वह पहले से कई गुना ज्यादा ताकतवर बन गया। और साथ ही साथ उसके भीतर जो ग्रेट दाओ ऑफ डिस्ट्रक्शन ओरिजिन की समझ थी, वह अब उसके शरीर के हर एक मूवमेंट और हर एक कदम के साथ पूरी तरह से नेचुरली बहने लगी थी। लेकिन उस अपार शक्ति और ऊर्जा के उस सैलाब के बीच अचानक उसके दिमाग में एक बहुत ही अजीब, खतरनाक और पूरी तरह से अनसेटलिंग सा विचार कौंध गया। उसने मन ही मन सोचा कि यह दुनिया असल में बहुत ज्यादा मैली और गंदी हो चुकी है, और इन सबको यहां से साफ करना और इनका सफाया करना हम सबका सबसे पहला फर्ज होना चाहिए। ये इतने सारे कमजोर और फालतू के वीक लाइफ फॉर्म्स आखिर इस दुनिया में क्यों घूम रहे हैं? अगर इनकी संख्या को किसी तरह बहुत ज्यादा कम कर दिया जाए, तो बाकी बचे हुए काबिल लोगों को ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज मिल पाएंगे, और तब वे सब और भी ज्यादा शक्तिशाली और एक एलीट क्लास के रूप में उभर सकेंगे। यह सोचते ही लुओ फेंग एक झटके में संभल गया और उसने तुरंत खुद को रोका। उसने बहुत गहराई से सोचा और खुद से सवाल किया कि यह घटिया और क्रूर विचार आखिर मेरे दिमाग में कहां से आ सकता है? यह मेरा अपना सोचा हुआ विचार तो हो ही नहीं सकता। और फिर उसे समझते देर नहीं लगी कि यह सब उस 5 क्लर्ड ट्रेजर मेडिसिन का किया धरा है, जिसने उसकी अपनी सोल और उसके विचारों तक को गहराई से अफेक्ट करना शुरू कर दिया था। उस शक्तिशाली दवा की अपनी तासीर और उसकी एनर्जी ने उसकी सोल के भीतर एक ऐसा खास रून स्ट्रक्चर पैदा कर दिया था, जो उसे जबरदस्ती उस ग्रेट दाओ ऑफ डिस्ट्रक्शन ओरिजिन के साथ पूरी तरह से अलाइन करने पर तुला हुआ था। और उस अलाइनमेंट का सबसे स्वाभाविक और नेचुरल नतीजा यह होने वाला था कि उसके भीतर धीरे धीरे वही सेक्टर बीस्ट वाली क्रूर और विनाशकारी इंस्टिंक्ट घर करती चली जाती। आखिरकार सेक्टर बीस्ट हमेशा से यही सब सोचते हैं, और इसी तरह की भयानक योजनाएं उनके दिमाग में दिन रात चलती रहती हैं, और वे बिना किसी पछतावे के उसी हिसाब से अपनी जिंदगी में एक्ट भी करते हैं। लेकिन लुओ फेंग की अपनी स्पिरिचुअल विल इतनी ज्यादा मजबूत और चट्टान की तरह पक्की थी कि उसने उस बाहरी और विदेशी सोच को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उसने पूरी ताकत से उस खतरनाक इंस्टिंक्ट को दबा दिया, उसे बहुत अच्छी तरह से समझा और अपना सारा ध्यान वापस अपनी कल्टीवेशन और तपस्या पर केंद्रित कर लिया। उसने खुद से कहा कि यह मेडिसिन कुल 3 एपोच तक अपना असर दिखाएगी, और मेरे पास इन तीनों एपोच का एक एक पल बहुत कीमती है। मुझे इसके हर एक सेकंड का सही इस्तेमाल करना होगा ताकि इसका पूरा फायदा उठाया जा सके। और फिर उसके सामने अगला बड़ा कदम था वर्ल्ड यूनिफिकेशन। ये वही सबसे गोपनीय और शक्तिशाली तकनीक थी जिसे लुओ फेंग ने अपनी इस यात्रा के लिए खुद चुना था। यह उन विशेष और स्पेशल ग्रेड इनहेरिटेंस वाली तकनीकों में से एक थी जिसे समझने की काबिलियत सिर्फ एक फर्स्ट रियल गॉडली किंग के लेवल पर ही हो सकती थी, और उस महान तकनीक का नाम था क्योटिक होल बीस्ट बॉडी। इस तकनीक के जो शुरुआती पहले 3 स्ट्राइक्स थे, उन्हें समझने और डिडक्ट करने में उसे पहले बहुत ज्यादा लंबा वक्त और पापड़ बेलने पड़े थे। लेकिन इस बार क्या हुआ? इस शक्तिशाली 5 रंगों वाली दवा की वजह से उसके भीतर के सारे रास्ते जैसे अपने आप खुल गए थे। उसने खुद से कहा कि अरे, ये सब तो अब मुझे बहुत ज्यादा सिंपल और आसान लगने लगा है। उसके बाद की जो अगली सीढ़ियां थीं, यानी चौथा, 5वां और 6ठा चरण, उन्हें पार करना तो उसके लिए पलक झपकते ही होने वाले खेल जैसा हो गया था। उसके चीजों को देखने का नजरिया, यानी उसका पूरा का पूरा पर्सपेक्टिव ही पूरी तरह से शिफ्ट हो चुका था। उसके लिए अब डिस्ट्रक्शन या तबाही का मतलब सिर्फ किसी चीज को बर्बाद करना नहीं रह गया था, बल्कि वो ये समझ चुका था कि डिस्ट्रक्शन असल में एक तरह की क्लींजिंग यानी शुद्धि है, और एक नई शुरुआत का रास्ता दिखाने वाली पुनर्जन्म यानी रिबर्थ प्रक्रिया है। और जिस दिन उसके दिमाग में यह गहरी समझ और पर्सपेक्टिव आ गया, उसके रास्ते की वह तमाम बड़ी से बड़ी डिफिकल्टीज और रुकावटें धूप में बर्फ की तरह अपने आप पिघलकर गायब हो गई। और उसके बाद लुओ फेंग ने बहुत ही तेजी के साथ उस वर्ल्ड यूनिफिकेशन की अपनी मजबूत फाउंडेशन यानी नींव को गढ़ना शुरू कर दिया। सबसे पहले उसने अपनी नींव पक्की की। उसके बाद उसने उन 6 अलग अलग रास्तों यानी 6 पाथ्स को बहुत बारीकी से डिफाइन किया, और अंत में उन सबको आपस में मिलाकर एक मुकम्मल यूनिटी में बदल दिया। और इस तरह देखते देखते वे 3 लंबे एपोक्स का वक्त बीत गया। हम
उस 5 कलर ट्रेजर मेडिसिन की वह चमत्कारी और असीम शक्ति अब धीरे धीरे पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। उसके शरीर के भीतर जो नया वेन नेटवर्क या नसों का जाल फैला था, वह अचानक अंदर ही अंदर ढहकर कोलैप्स हो चुका था। वह खास रून स्ट्रक्चर जो उसकी सोल में बना था, वह पूरी तरह से हमेशा के लिए जा चुका था। और उस महान दाव के साथ जो उसका वह परफेक्ट अलाइनमेंट बन गया था, वह भी अब पूरी तरह से गायब हो चुका था। जैसे ही वह सब खत्म हुआ, लुओ फेंग को अचानक अपने भीतर एक ऐसा सूनापन महसूस हुआ, मानो उसका कोई बहुत ही प्यारा और पक्का दोस्त अचानक उसका साथ छोड़कर हमेशा के लिए कहीं दूर चला गया हो। उसे ऐसा लगा कि यह दुनिया अचानक पहले के मुकाबले थोड़ी कम वाइब्रेंट और फीकी सी पड़ गई है। उसने खुद से एक उदास भाव से पूछा कि क्या यह सब सचमुच इतनी जल्दी हमेशा के लिए चला गया? उसके मन में थोड़ा बहुत डिसअपॉइंटमेंट और निराशा का भाव जरूर आया था और वह इस बात को दिल से महसूस कर रहा था। लेकिन अगले ही पल उसने अपने चेहरे पर एक बार फिर से वो पुरानी आत्मविश्वास से भरी मुस्कान बिखेर ली। उसने खुद को संभालते हुए कहा कि कोई बात नहीं, जो कुछ भी था वह सब मेरा पास्ट था और बीत चुका है। लेकिन इन 93 एपोक्स के उस छोटे से दौर में मैंने जिस ग्रेट दाव ऑफ डिस्ट्रक्शन ओरिजिन की गहरी कॉम्प्रिहेंशन को हासिल किया है, वह किसी साधारण बदलाव से नहीं बल्कि एक बहुत ही मुकम्मल और भव्य ट्रांसफॉर्मेशन के दौर से गुजरकर मेरे भीतर पूरी तरह से रच बस चुकी है। तो दोस्तों, यही सब कुछ था जो हमारे आज के शानदार और रोमांच से भरे एपिसोड में घटित हुआ। और अगर आप खुद इस बात पर गौर करें तो आपको यह एहसास होगा कि सिर्फ एक ही वीडियो के भीतर कहानी ने कितने सारे बड़े और खतरनाक मोड़ ले लिए। लुओ फेंग ने अकेले अपने दम पर उस खौफनाक ड्रीम डोमेन की असीम गहराइयों को खंगाला, वहां के अनगिनत और भयानक क्रिएचर्स से अकेले लोहा लिया। अपने उन 300 से भी ज्यादा शक्तिशाली अवतारों के बल पर एक पूरी की पूरी गुस्से से भरी स्टोन मॉन्स्टर्स की ट्राइब को अकेले रोककर खड़े हो गए। उनकी इस काबिल टीम ने मिलकर कुल 280 मिलियन मेरिट पॉइंट्स के भारी भरकम ट्रेजर्स को सफलतापूर्वक अपने नाम किया। वे लोग अपनी बुद्धिमत्ता और चालाकी के बल पर उस खौफनाक वानफा टॉवर मास्टर की पैनी नजरों से बचकर सुरक्षित बाहर निकलने में कामयाब रहे और अंत में उस 5 कलर ट्रेजर मेडिसिन ने उनकी अपनी कल्टीवेशन की दुनिया में एक ऐसा जबरदस्त और क्रांतिकारी बदलाव ला दिया जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। यह जिंदगी और इस कल्टीवेशन की राह कोई आम रास्ता नहीं है, बल्कि ये अपने आप में एक बहुत लंबी और कभी ना खत्म होने वाली जर्नी है। और सबसे मजे की बात यह है कि यह रोमांचक कहानी अभी यहाँ पर खत्म नहीं हुई है, बल्कि आने वाले वक्त में यह और भी ज्यादा गहरी और खतरनाक होने वाली है। तो आने वाले हर एक नए वीडियो में आपको इससे भी बढ़कर और कई गुना ज्यादा धमाकेदार खुलासे और रोमांच देखने को मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना और अपने अपनों का बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखिएगा। और अगर आपको आज का यह एपिसोड सचमुच दिल से पसंद आया हो और इस कहानी ने आपके अंदर भी उस रोमांच की आग को जला दिया हो, तो फिर आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि आपको आगे क्या करना है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक हैं, हो सकता है आपको अपनी पसंद की कोई चीज मिल जाए। सपोर्ट के लिए सुपर थैंक्स भेज सकते हैं, लेकिन टेंशन मत लेना, लाइक और शेयर करना हुआ तो स्पेशल एपिसोड आएगा। चलिए शुरू करते हैं।